हाय नमस्ते दोस्तों। हम लोग इस वक्त कोविड की दूसरी वेव से जूझ रहे हैं। तकरीबन रोज़ काफ़ी सारे फ़ोन्स आते हैं रिगार्डिंग बेड की अवेलेबिलिटी, रेमडेसिविर की अवेलेबिलिटी, सीटी स्कैन कहाँ कराना है और कौन कौन से सिम्टम्स देखना है। तो मैंने सोचा क्यों ना क्विकली एक छोटा सा वीडियो बना के शायद आपको पोस्ट करूं जिससे आपको मदद मिले। 4 या 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हम पहली वेव को देखें और इस वेव को देखें तो कुछ थोड़े से चेंजेस आए हैं। पहली वेव के अंदर अक्सर ये बोला जाता था कि हाई रिस्क ग्रुप 60 साल से ज़्यादा लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो कोमॉर्बिड हैं, पर इस वक्त जो नई वेव है उसके अंदर ना सिर्फ बुजुर्ग लोग पर यंग एडल्ट्स भी काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने जैसी हैं। एक, यदि इस वक्त जब कोविड की महामारी सेकेंड वेव चल रही है उस वक्त यदि किसी को फीवर आ रहा है या सोर थ्रोट है या खांसी है या इवन डायरिया है तो इसको लाइटली ना लें। ये शायद कोविड होने के इनिशियल साइंस हो सकते हैं। तो 3 टेस्ट किए जा सकते हैं, एक रैपिड एंटीजन टेस्ट, एक HRCT या आप जिसको बोलते हैं RT-PCR टेस्ट। पर CT स्कैन के अंदर चेंजेस आने में कम से कम 5 दिन लगते हैं। तो CT स्कैन की असली वैल्यू या असली इंपॉर्टेंस तो 3 से 4 दिन बाद सिम्टम्स आने के बाद होती है। पर अर्लीस्ट आप RT-PCR करा सकते हैं या रैपिड एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट यदि पॉजिटिव है तो आप सही में कोविड को पॉजिटिव हैं। और रैपिड एंटीजन टेस्ट यदि नेगेटिव है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोविड नहीं है, क्योंकि आपको फिर कंफर्म कराने के लिए RT-PCR कराना पड़ेगा। यदि आप RT-PCR कराते हैं तो RT-PCR के रिपोर्ट में 2 चीज़ का महत्व है। एक, आप पॉजिटिव हैं या आप नेगेटिव हैं। यदि आप पॉजिटिव हैं तो आपको एक वैल्यू ज़रूर देखनी होगी और उस वैल्यू को बोलते हैं CT वैल्यू। ये साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। यदि साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू कम है इसका मतलब आपके अंदर वायरल लोड ज़्यादा है। तो क्या कट ऑफ माना जाए जिससे ये बताया जा सकता है कि ये डिज़ीज़ माइल्ड या बहुत कम है। ऐसा बोला जाता है कि CT वैल्यू 24, CT 24 या उससे ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, आप घर के अंदर आइसोलेट हो सकते हैं। पर हाँ, डॉक्टर से कांटेक्ट रखना ज़रूरी है। CT वैल्यू 15 से यदि नीचे है या 15 से 20 के बीच में है तो आप मॉडरेट हैं, और 15 के नीचे है तो शायद आप हाई वायरल लोड के जोन में आते हैं, तो डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। अब दूसरी बात रही, यदि आप उससे मिलते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, तो डॉक्टर यूजुअली माइल्ड केसेस को होम आइसोलेशन के लिए सजेस्ट करता है। और यदि माइल्ड केसेस को होम आइसोलेशन के लिए सजेस्ट करता है तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये डिज़ीज़ का पूरा साइकिल 11 दिन का होता है, 11 से 14 दिन का होता है। पहले 5 दिन के अंदर वायरस काफ़ी तेज़ी से रिप्लिकेट करता है या मल्टीप्लाई करता है, और जब वायरल काफ़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है तो आपको फीवर होगा, आपको कॉफ होगा, और इस दरमियान या तो आप एंटीवायरल ड्रग स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे फैबीफ्लू डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है, एजिथ्राल जो सरकारी प्रोटोकॉल के हिसाब से एक ड्रग है, आपको लिम्सी या विटामिन C और साथ में विटामिन D3 6000 इंटरनेशनल यूनिट हफ्ते में एक बार 4 हफ्ते तक लेना है। आपको ये याद रखना है कि यदि आपको माइल्ड कोविड है और आपको मिनिमम फीवर है, मैं आपको बता देता हूँ कि मॉडरेट या सीवियर या कौन से ऐसे रिस्क हैं जो आपको तुरंत से ट्रिगर बटन या पैनिक बटन पुश करने के लिए पर्याप्त है। एक, यदि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 90 से कम आने लग जाए, या दूसरा आपका टेम्परेचर कंटिन्यूस 101 या 102 के बाहर जाना शुरू करे, या ये दोनों हों तो आपको पैनिक बटन तुरंत पुश कर देना चाहिए। इस वक्त आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो सकती है, पर ये सिर्फ डॉक्टरी सलाह के लिए। दूसरा, काफ़ी सारा इस वक्त मिथ जो चल रहा है वो चल रहा है एक ड्रग जिसका नाम है रेमडेसिविर, कि रेमडेसिविर लेना चाहिए। रेमडेसिविर के बारे में WHO का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और काफ़ी सारे लिटरेचर ये बोलते हैं कि रेमडेसिविर कोई रामबाण दवा नहीं है। इससे सिर्फ एक चीज़ हो सकता है और वो भी हो सकता है मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट के ऊपर, और ये सिर्फ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट को दी जानी चाहिए, और ये आपका ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे को कम कर सकता है। इससे ज़्यादा इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके पीछे लोग इस वक्त क्रेजी हैं और काफ़ी सारी न्यूज़ बनती है, वो बनती है टोसिलिजुमैब के लिए। मैं आपको बता रहा था कि पहले 5 से 6 दिन तक वायरल साइकिल होती है, और वायरल साइकिल के बाद जो साइकिल होती है उसको बोलते हैं इम्यून साइकिल। जब आपकी शरीर लड़ना शुरू करता है इस वायरस के अगेंस्ट में, उस वक्त आपकी बॉडी का एक मार्कर होता है जिसको बोलते हैं इंटरल्यूकिन, साइटोकाइनिन स्टॉर्म, यदि आपने सुना हो तो इंटरल्यूकिन 6 नॉर्मली 5 से कम हो तो माइल्ड बोलते हैं, पर तकरीबन 7-8 गुना ज़्यादा हो जाए, व्हाट आई रियली वांट टू से इस कि 35-40 से ज़्यादा इंटरल्यूकिन हो तो फिर इसको साइटोकाइनिन स्टॉर्म बोलते हैं। प्लीज़ याद रखिएगा कि 5वें-6ठे दिन के अंदर डॉक्टर्स अक्सर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, और वो प्रिस्क्राइब करते हैं एक टेस्ट जिसको बोलते हैं इंटरल्यूकिन 6। इसके अलावा पहले दिन जो आपको टेस्ट करवा लेने चाहिए उसमें से एक है कंप्लीट ब्लड काउंट, C रिएक्टिव प्रोटीन, सीरम फेरेटिन और D डाइमर।
ये 4 टेस्ट आपको करा के रख लेने चाहिए और 5वें 6ठे दिन के बाद आपको HRCT करवाना होगा और वो करवाना होगा 6ठे 7वें दिन के लगभग इंटरल्यूकिन 6 या आप 8वें दिन तक भी जा सकते हैं। कुल मिला के ये कोविड की पूरी साइकिल 11 से 14 दिन की होती है और 11वें दिन के बाद वायरस का संपूर्ण नाश हो जाता है। वो जो पेशेंट है ऑलमोस्ट नॉन इन्फेक्टिव हो जाता है। तो यदि आप 11, 12, 13, 14 दिन के बाद आपको 48 घंटे या उससे ज़्यादा तक कोई फीवर या कुछ सिम्टम्स नहीं आए हैं तो आपको निगेटिव मान लिया जा सकता है, क्योंकि उस वक्त यदि आप RT-PCR टेस्ट कराएंगे तो डेड वायरस भी RT-PCR पॉजिटिव देता है। तो ये जानना जरूरी है कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप माइल्ड और मॉडरेट केस हैं तो डॉक्टर की सलाह लीजिए, और यदि डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में एडमिशन लेने की बात करें तो हॉस्पिटलाइज होइए। अदरवाइज सरकारी प्रोटोकॉल के अनुसार इन लोगों को किसी भी तरीके की हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत सिर्फ उन्हीं को है जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 90 से कम हो रहा है या 101, 102 से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है और वो पैरासीटामॉल या 650 मिलीग्राम पैरासीटामॉल खाने के बाद भी कम नहीं हो रहा है। 5वें 7वें दिन के बाद ये डिजीज़ मेनली मेंटल स्टेट को रिएक्ट करती है कि आप कितनी अच्छी तरीके से मेंटली उस केस को हैंडल कर रहे हैं। विश्वास मानिए 100 लोगों को यदि कोविड होता है तो उसमें से 85 लोग पूरी तरीके से बाहर आ जाते हैं। ये एक नॉर्मल वायरल डिजीज़ की तरह होता है। इसमें से 85% से ज़्यादा लोग सकुशल वापस आ जाते हैं, घर पे रह के वापस आ जाते हैं, मिनिमम ड्रग से वापस आ जाते हैं। 10% लोग ऐसे होते हैं कि शायद उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, शायद, आई एम यूजिंग द वर्ड परहैप्स, और यदि एक अच्छी डॉक्टरी सलाह यदि ली जाए तो इसकी भी शायद ज़रूरत ना पड़े। तो 3 से 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो सकती है और क्रिटिकल आउटकम की तरफ जा सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि रोज़ जो फ़ोन आते हैं कि हमें रेमडेसिविर चाहिए, हमें टोसिलिजुमैब चाहिए, लोग आजकल तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की रिक्वेस्ट करने लग गए हैं जिसको IgIV बोलते हैं। ये सब रहने दीजिए उन लोगों के लिए जिनको सही में इसकी आवश्यकता है। पैनिक मत होइए, पहले से रेमडेसिविर टोसिलिजुमैब को इकट्ठा करना मत शुरू करिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। इस वक्त हम सबको एकजुट होकर कोविड को हराने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग या फिज़िकल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटाइजेशन, बार बार हाथ धोने की आवश्यकता है और रहेगी। कोविड से जंग अभी बाकी है दोस्त। टेक योर टाइम, बी सेफ, कीप हैप्पी और आसपास पॉजिटिविटी फैलाते रहिए। थैंक यू।